हेलो गाइस, कल की वीडियो में हमने आपको दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है और उससे जितने भी जुड़े हुए आयाम हैं उन सभी को हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में अधिगम अक्षमता को और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप टीचर की एक वैकेंसी में बैठना चाहते हैं, ठीक है, आपने कोई भी फॉर्म फिल किया है टीचर से संबंधित, दोस्तों उन सभी टीचर्स की वैकेंसी में यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों अधिगम अक्षमता। ठीक है, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है, एक चर अवस्था यानी कि वेरिएबल स्टेज है। ठीक है ना, यहां पर आप देखेंगे कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं, ठीक है, किसी चीज का हम अधिगम करते हैं, तो दोस्तों उस अधिगम में जो भी हमें कठिनाई महसूस होती है उसको हम अधिगम अक्षमता बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों कई कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये कई प्रकार की होती है, आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम देखेंगे दोस्तों डिसलेक्सिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया दोस्तों एक ऐसा प्रकार है जिसमें बच्चा क्या करता है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, डिसलेक्सिया दोस्तों एक ऐसा प्रकार है, एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बच्चा पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसको महसूस करता है, पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया एक कैसा विकार है। ठीक है, डिसलेक्सिया का कैसा विकार है इसके बारे में पूछता है, और इसमें दोस्तों ऑप्शन में आपसे पूछता है कि ये क्या लिखने से संबंधित कठिनाई महसूस करता है, या फिर गणितीय गणना से संबंधित समस्या महसूस करता है, या फिर पढ़ने से संबंधित कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से दोस्तों इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप यूपी टेट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप रीट का पेपर दे रहे हो, चाहे फिर आप सीटेट या फिर किसी अन्य टेट का पेपर आप दे रहे हो। ठीक है, आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। आप यहां पर देखिएगा, इसलिए यहां पर जो है दोस्तों आपको यहां पर इमेज भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये जो नोट्स हैं ये सचिन सर के नोट्स हैं दोस्तों, ये पेड बैच वालों को ही मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने पेड बैच नहीं लिया है तो दोस्तों हम यहां पर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन जो सचिन सर की बुक है उसका हम प्रॉपर सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं। आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों काफी महंगी बुक है। अगर आप बुक भी खरीदते हैं तो 300 से 400 रुपए की बुक है सचिन सर की, वो भी आपको खरीदनी पड़ेगी अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप बुक खरीदना नहीं चाहते तो वही बुक का रिवीजन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको करा रहा हूं। आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, हर दिन आपको एक न्यू वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता हूं बना करके। ठीक है, आपको केवल इस सीरीज को फॉलो करना है। ठीक है, आज ये मेरी तीसरी वीडियो है, आप देखिएगा। देखिए डिसलेक्सिया आपने यहां पर देखा, जो डिसलेक्सिया विकार है दोस्तों वह पढ़ने से संबंधित विकार है। ठीक है, यहां पर बच्चा जो है ना यहां पर पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, ये पढ़ने से संबंधित विकार है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर आता है डिसग्राफिया आता है दोस्तों। यहां पर आप देखिएगा सेकंड नंबर पे क्या आता है, डिसग्राफिया आता है। ठीक है, डिसग्राफिया दोस्तों ये कैसा विकार है दोस्तों, ये लिखने से संबंधित जो है विकार है। ठीक है, डिसग्राफिया क्या है, ये लिखने से संबंधित विकार है। देखिए यहां पर एक बच्चा जो है ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा जो बच्चा ग्राफ नहीं बना पाता या फिर ग्राफ का जो आंकलन है वो नहीं कर पाता, ठीक है ना, तो वो समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से कठिनाई से वो जूझ रहा है। तो दोस्तों डिसग्राफिया की जो अक्षमता है वह उससे उस समय पर पीड़ित है। ठीक है, लिखने से संबंधित ग्राफ है, मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई, जो बच्चा लिख नहीं पाता है। ठीक है ना, यहां पर आप देखेंगे जो बच्चा लिख नहीं पाता है, ठीक है, पढ़ तो पाता है लेकिन उसको लिखने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, वो लिख नहीं पाता है किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी कोई भी कारण हो, ठीक है, वो लिख नहीं पाता। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो डिसग्राफिया होता है दोस्तों कि वो लिखने से संबंधित विकार है। ये बच्चा यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन इससे लिखा नहीं जा रहा, आप ये मान के चलिएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि डिसग्राफिया किस प्रकार की एक अक्षमता है, तो दोस्तों ये लिखने से संबंधित विकार है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, लिखने को जब बच्चे को बोला जाता है तो वो लिख नहीं पाता, उसको कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि डिसग्राफिया से वह बच्चा पीड़ित है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम यहां पर देखेंगे डिसकैलकुलिया। ठीक है ना, यहां पर डिसकैलकुलिया है दोस्तों, इसमें गणितीय गणना से संबंधित समस्या आती है। मान लीजिए किसी बच्चे से आपने पूछा 4+4 बेटा क्या होते हैं, ठीक है, अगर वह इसका आंसर नहीं दे पा रहा है आपके समझाने के बावजूद भी, तो आप ये समझ के चलिएगा कि वह बच्चा जो पीड़ित है वो डिसकैलकुलिया से पीड़ित है। ठीक है ना, वह किससे पीड़ित है, डिसकैलकुलिया से वह पीड़ित है। तो यहां पर आप समझें कि डिसकैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित विकार होता है दोस्तों। जो गणितीय गणना करने में एक कठिनाई महसूस करते हैं जो भी बच्चे, वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित होते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आता है डिस्मोर्फिया। ठीक है ना, डिस्मोर्फिया आप यहां पर देखेंगे जो 4 नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, डिस्मोर्फिया दोस्तों यहां पर भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। आपको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, डिस्मोर्फिया यानी कि मोर। अगर मान लीजिए आपने किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और वह क्या हुआ दोस्तों, भ्रम वाली स्थिति में फंस गया और उसने आपको जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो उसने नहीं दिया। ठीक है, कभी वो कुछ बोल रहा है और कभी वो कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि भ्रम वाली स्थिति हमेशा उनके सामने रहती है कि ये सही है या फिर ये सही है, तो दोस्तों वो वैसे टाइप के जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों डिसमोर्फिया से पीड़ित, जो अक्षमता होती है दोस्तों उससे वो पीड़ित होते हैं। ठीक है, यहां पर आपने देखा दोस्तों डिसमोर्फिया में भ्रम वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है, करेक्ट आंसर वो दे ही नहीं पाते। ठीक है, वो एग्जैक्ट आंसर की और दोस्तों पहुंच ही नहीं पाते, उन तक जा ही नहीं पाते। तो यहां पर डिसमोर्फिया दोस्तों आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं, यहां पर इसमें मोर आ रहा है। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि डिसमोर्फिया दोस्तों एक कैसा विकार है, तो दोस्तों ये भ्रम वाली स्थिति वाला विकार होता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम यहां पर देखेंगे
डिस्फेजिया, ठीक है ना। यहाँ पर आप डिस्फेजिया देखिएगा। डिस्फेजिया में दोस्तों यहाँ पर बोलने से संबंधित विकार है, ठीक है ना। डिस्फेजिया दोस्तों बोलने से संबंधित विकार है, क्योंकि अगर जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं और आप अपने जो भी भाव हैं वो प्रकट करने में असमर्थ होते हैं, आप उन भाव को एक भाषाई रूप देकर के उनको नहीं व्यक्त कर पाते, तो यहाँ पर इस तरह का जो जिन बच्चों के सामने ऐसी कंडीशन आती है उनको दोस्तों डिस्फेजिया से संबंधित जो भी विकार होता है वो उनसे पीड़ित होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या समझे दोस्तों, जो डिस्फेजिया होता है ये बोलने से संबंधित विकार होता है। आप अपने जो भाव हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको आप भाषाई रूप देकर के उनको अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते किसी दूसरे व्यक्ति के सामने। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये बच्चा है और ये हाथ में इसने फोन पकड़ा हुआ है और ये क्या कर रहा है दोस्तों, बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बच्चे से मान लीजिए बोला नहीं जा रहा, तो इस तरीके की जहां पर भी ऐसा विकार देखने को मिलता है जो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, वहां पर दोस्तों डिस्फेजिया जो विकार वहां पर हो जाता है, ठीक है। तो ये बोलने से संबंधित विकार है दोस्तों। देखिए डिस्फेजिया यहाँ पर आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं ये भाषा से संबंधित विकार होता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा डिस्प्रेक्सिया, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये कैसा विकार है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है दोस्तों। आप यहाँ पर देखिएगा, इस इमेज को अच्छे से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर बॉल आ रही है, इस बॉल को इसको किस तरीके से पकड़ना चाहिए, ये हथेली को दोस्तों ऊपर की ओर करना चाहिए ना कि नीचे की ओर, ठीक है ना। यहाँ पर ये बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि इस बॉल को हमें किस तरीके से पकड़ना है। तो ये शारीरिक जो कौशल होते हैं दोस्तों उससे संबंधित ये विकार होता है। वो समझ ही नहीं पाता कि किस तरीके से बॉल को पकड़ना है, किस तरीके से उसको कैच करना है, या फिर किस तरीके से हमें चलना है, किस तरीके से बैठना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है ये इस तरीके का, ठीक है ना। इसको फिजिकल भी बोल सकते हैं दोस्तों हम, कि फिजिकल तरीके से हम किसी चीज को कैच नहीं कर पाते, किसी चीज को पकड़ नहीं पाते, ठीक है ना। जिस तरीके से उस चीज को पकड़ना चाहिए उस तरीके से हम उसको नहीं पकड़ पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर डिस्प्रेक्सिया अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्रेक्सिया किस तरीके से जो है किस तरीके का एक विकार है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि शारीरिक, ठीक है ना, शारीरिक कौशल से संबंधित ये विकार होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर सचिन सर ने क्या किया है, इमेज को लगाया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे डिस्थीमिया, ठीक है ना। डिस्थीमिया में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये दोस्तों तनाव से संबंधित विकार है, ठीक है ना। ये कैसा विकार है दोस्तों, ये तनाव से संबंधित विकार है। आप इसको अच्छे से देख रहे होंगे इस इमेज में भी, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिएगा ये तनाव से संबंधित विकार है। जब काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, आप इतना ज्यादा तनावपूर्ण अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह की कंडीशन जब आपके साथ में होती है तो आप उस समय पर समझिएगा ये दोस्तों डिस्थीमिया का ही एक विकार है। देखिए समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा तनावपूर्ण जीवन जी रहा होता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति ऐसा होता है, या फिर एक पर्सन को आप ऐसा मान लीजिए जो हमेशा से ऐसा जीवन जी रहा होता है। आपने उसको अगर 10 साल पहले था तब भी वह ऐसा ही था, और उसको आज आप वर्तमान में उसको प्रेजेंट में आप देख रहे हैं तो तब भी वह ऐसा ही व्यक्ति है, ठीक है ना। उसका बर्ताव भी ऐसा ही है, वो हमेशा आपको देखने से लगेगा कि वह हमेशा किसी ना किसी एक उलझन में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर ऐसा व्यक्ति आपको कहीं पर देखने को मिले या फिर ऐसा बच्चा आपको देखने को मिलता है तो आप ये सीधे सीधे समझ सकते हैं कि वह दोस्तों डिस्थीमिया से संबंधित उसके अंदर विकार है, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ये जो 7 पॉइंट हमने आपको बताए हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों जब मेरा भी 2024 में मेरा सीटेट क्वालीफाई हुआ दोस्तों, तो मैंने दोस्तों इन नोट्स को काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है, और इसको काफी अच्छे तरीके से पढ़ने का ये दोस्तों रिजल्ट आया कि मतलब मैं उसमें पास हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस नोट्स को अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है, अच्छे तरीके से इस सीरीज को पढ़ना है। अगर आप इन सभी सीरीज को पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, मैं यहाँ पर दावे के साथ में बोल सकता हूँ जिस तरह से मैं पास हुआ हूँ दोस्तों, आप भी यहाँ पर जो है आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपके जो आपकी यदि आपने फर्स्ट लेवल का जो फॉर्म है वो फिल किया है, या फिर आपने सेकंड लेवल का फॉर्म फिल किया है, आप दोनों ही लेवल के फॉर्म में इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जो फर्स्ट लेवल के लिए ही आपके लिए उपयुक्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ADHD, ठीक है ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोस्तों जिन बच्चों में ये हाइपर देखिए ADHD शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में दोस्तों ये कई बार देखने को मिला है कि इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछिए, ठीक है ना। ADHD की फुल फॉर्म आपसे पूछने के लिए आई है कई बार, तो आपको इसको अच्छे से यहाँ पर देखना होगा। आप यहाँ पर देखिएगा अटेंशन, ठीक है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है ना। यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। इस विकार में जो बच्चा होता है ना दोस्तों, वह किसी भी एक पॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ये काफी अच्छे तरीके से यहां पर आपको बताया गया है, आपको इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोस्तों इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। अगर आप उनको बोलोगे कि बच्चा ये वाला क्वेश्चन आप हल कीजिएगा, ठीक है ना, वह दोस्तों उसको क्वेश्चन को हल कर ही नहीं पाएगा, किसी भी तरीके से नहीं हल कर पाएगा। वो कभी कुछ और सोचेगा, कभी कुछ और सोचेगा, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन भी करेगा उससे रिलेटेड। तो यहां पर जिस बच्चे में या फिर जिस व्यक्ति में दोस्तों इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, आप वहां पर समझिएगा कि उस व्यक्ति या फिर उस बच्चे में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की उसके अंदर जो है विकार मतलब जो है विद्यमान है या फिर है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों यहां पर स्वलीनता यानी कि आत्मकेंद्रिता, जिसको ऑटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम यहां पर देखते हैं दोस्तों दोहराव यानी कि रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है, ठीक है ना। एक ही व्यवहार को बार बार करना, ठीक है ना, एक ही व्यवहार को बार बार करना यानी कि रिपीट करना, ठीक है ना। ये क्या 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 बोलते हैं दोस्तों, इसको ऑटिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। दोहराव यानी कि रिपीटेटिव अगेन एंड अगेन, ठीक है, वाला हिसाब जो होता है, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे दोहराव रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे यह दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में
चुनौतियों का कारण बनती है दोस्तों। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहां पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यूडी एक्ट यानी कि 2016 लाया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। ठीक है ना, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, इसके बारे में वैसे बहुत कम पूछा गया है, लेकिन आपको दोस्तों इसको भी एक अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, या तो आपके टेट के एग्जाम में मिल जाएगा या फिर आप किसी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके उस एग्जाम में भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी दोस्तों रेलवे की जो वैकेंसी निकली हुई है, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी या फिर पीआरटी की तैयारी करें दोस्तों, उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। ठीक है ना, देखते हैं दोस्तों इसके बाद में इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां। ठीक है ना, इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां आप यहां पर देखिएगा, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ठीक है ना, इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां यहां पर आप देख सकते हैं, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। उसके बाद में स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वे कराना। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे दोस्तों बुक्स यानी कि टीएलएम आदि उपलब्ध कराना। ठीक है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म भी, तो आपको इसको जो है ना अच्छे से याद रखनी है कि टीएलएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। वैसे तो दोस्तों अगर आपने बीएड किया या फिर आपने डीएलएड किया है, इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देखते हैं गामक गतिमान अक्षमता। ठीक है ना, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहां पर देखते हैं अच्छे से। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों गामक गतिमान अक्षमता, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। यह अक्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होती है, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाना की अक्षमता आदि। दोस्तों यहां पर सीधे सीधे आपसे यहां पर बोला गया है, आप यहां पर देखिएगा शारीरिक अक्षमता। दोस्तों शारीरिक अक्षमता कोई भी हो सकती है। ठीक है ना, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपके सभी जो अंग हैं, जो भी मसल्स हैं, वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल नहीं है तो आप यहां पर मान के चलिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी से व्यक्ति ग्रसित है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है दोस्तों, यहां पर आपको बताया गया है, इसमें चलना कूदना और या फिर कोई वस्तु को पकड़ना, ये इस चीज में सब में शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे आपको एल थॉर्नडाइक। ठीक है ना, थॉर्नडाइक के बारे में हम यहां पर बताएंगे। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। दोस्तों इन्होंने जो सिद्धांत दिया है ना, आप यहां पर देख सकते हैं, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आपके एग्जाम में कई बार यहां से दोस्तों थॉर्नडाइक से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। जो थॉर्नडाइक जी हैं, इनके चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों आपकी कोई भी एग्जाम दें, ठीक है ना, तो यहां से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से यहां पर देखना है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपको वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है ताकि आप अच्छे स्कोर गेन कर सके आपके एग्जाम में। सही है, यहां पर देखेंगे दोस्तों थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी उत्तेजना या स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह उसे प्रति अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। दोस्तों यहां पर आप देखिएगा थॉर्नडाइक जी की इस थ्योरी, थॉर्नडाइक जी ने इस थ्योरी में क्या कहा है। ठीक है, अच्छे से इस चीज को आप समझिएगा। मैं भी आपको जितना हो सकता है मैं अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है इन्होंने चित्र के माध्यम से भी आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है ना, यहां पर आप देखेंगे थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। दोस्तों आपके एग्जाम में सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, आपको इसको अच्छे से यहां पर याद करना है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, वो सोचते हैं कि अगर किसी उत्तेजना, ठीक है, यानी कि स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। ठीक है ना, अनुक्रिया करेगा यानी कि रेस्पॉन्स करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ उससे सीखेगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर इस बॉक्स में इन्होंने क्या किया है, बिल्ली को यहां पर इस बॉक्स के अंदर जो है एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया है। यहां पर उन्होंने दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फूड रख दिया है। ठीक है, यहां पर दोस्तों ट्रैप डोर है, ये खुलने वाली है दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों एक लीवर है जो कि इन्होंने यहां पर जो है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, पुल स्टीयरिंग दैट क्रॉसिंग फूड डोर। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, इसको खींचने वाला जो एक वो दिया हुआ है, इसको ये बिल्ली इसको क्या करेगी, पकड़ेगी। ठीक है, और ये डोर खुल जाएगा और ये जो है आसानी से इसको पा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, स्टिमुलस आपके सामने एक वर्ड आया है। ठीक है, स्टिमुलस क्या होगा, यानी कि उत्तेजना। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। अब देखिए दोस्तों, स्टिमुलस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानना होगा। अगर आप पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो आपको कहीं ना कहीं पे अगर आप पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या किसी अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चीज को यहाँ पर समझना होगा। स्टिमुलस दोस्तों यहाँ पर किसको बोला जाता है, ठीक है ना, उद्दीपक यहाँ पर किसको बोला जाता है। देखिएगा, जब किसी चीज के लिए आप क्रिया करते हैं ना, किसी चीज के लिए, तो वह दोस्तों स्टिमुलस होती है। अब यहां पर देखिए, अगर बिल्ली के सामने हमने खाना रख दिया, ये वाला, ठीक है ना, अगर हमने बिल्ली के सामने खाना रखा तो ये इसके लिए क्या है दोस्तों, ये इसके लिए क्या है, अब आप जो है आप बताने की कोशिश कीजिएगा। ये दोस्तों स्टिमुलस है इसके लिए, यानी कि उद्दीपक है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर ये इसको पाने की यानी कि इसको खाने के लिए कोई क्रिया करेगी तो दोस्तों ये अनुक्रिया हो गई, यानी कि रेस्पॉन्स करेगी। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया है। दोस्तों जो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि बिल्ली पर परीक्षण किसने किया है, ठीक है ना, या फिर थॉर्नडाइक ने
किस चीज पर अपना परीक्षण किया था। तो आप यहां पर मान के चलिएगा, इस तरीके के अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना दोस्तों, क्योंकि पूछे ही जाते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा आपको दोस्तों यहां पर इमेज देखकर ये समझ जाना चाहिए कि यहां पर जो मिस्टर थॉर्नडाइक जी जो हैं उन्होंने बिल्ली के ऊपर परीक्षण किया था। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। ठीक है, यहां पर जो है दोस्तों, यहां पर जो है फूड रख दिया, यानी कि एक मरी हुई मछली रख दी। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार ये पूछा भी गया है कि थॉर्नडाइक जी ने जब बिल्ली पर प्रयोग किया तो यहां पर उद्दीपक के रूप में, ठीक है, या भोजन के रूप में जो है क्या चीज परोसा गया था बिल्ली के लिए। तो आप यहां पर देखिएगा मरी हुई मछली, ठीक है ना, आप इस चीज को अच्छे से देखिएगा कि जहां पर जो है मछली रखी गई है उस बिल्ली के लिए, उस भूखी बिल्ली के लिए। ठीक है, ठीक है, पिंजरे में एक लीवर लगा होता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। पिंजरे में क्या है, एक लीवर लगा हुआ है जो ये बिल्ली पकड़ने वाली है। ठीक है, जिस पर जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर एक लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है। ठीक है, और बिल्ली अपने लक्ष्य यानी कि मृत मछली तक पहुंच जाती है। दोस्तों यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर एक लीवर लगाया हुआ है, इस गेट को खुलने के लिए यहां पर एक लीवर लगा दिया गया है। स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, ये बिल्ली काफी छटपटाती है अंदर इस बॉक्स के अंदर। ठीक है ना, जब ये खाने को देखकर दोस्तों काफी छटपटाती है क्योंकि इस बिल्ली को भूख लगी हुई है ना। तो अचानक से उस लीवर के ऊपर दोस्तों इसका क्या हो जाता है, पैर पड़ जाता है। जैसे ही उस लीवर के ऊपर इसका पैर पड़ता है दोस्तों, ये डोर जो है ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन होता है तो बिल्ली तुरंत आती है और इसको क्या कर लेती है, खा लेती है इस मछली को। ठीक है ना, तो दोस्तों इस मतलब यहाँ पर परीक्षण में थॉर्नडाइक जी ने केवल यही यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के ऊपर, यही किया था कि यहाँ पर उद्दीपक और यहाँ पर उन्हें अनुक्रिया, उद्दीपक को देख के अनुक्रिया किस प्रकार से की जाती है और उससे वह क्या सीखती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखिएगा, उस बिल्ली को जब एक लीवर के ऊपर पैर पड़ा और इसने जैसे दरवाजा खोला, इसने खाना खा लिया। अगर इस बिल्ली को फिर से हम इस पिंजरे के अंदर बंद कर दें और ये मान के चलिएगा उस बिल्ली का फिर से अचानक से उस पर पैर पड़ जाए और ये फिर से उस मछली को खा लेगी, है ना, तो कहीं ना कहीं 2-3 बार के दोहराव में ये बिल्ली सोच जाएगी कि यहाँ पर अगर मैं पैर रखती हूँ तो ये विंडो ओपन हो जाती है, डोर ओपन हो जाती है और मुझे खाना आराम से यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर थॉर्नडाइक जी का यही कहना था कि अगर हम किसी क्रिया को बार बार करते हैं तो दोस्तों उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों यहां पर देखते हैं दोस्तों, यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, क्योंकि जैसे बिल्ली अंदर पिंजरे के अंदर काफी बार छटपटा रही थी। ठीक है ना, काफी छटपटा रही थी, लेकिन जब उस लीवर के ऊपर उस बिल्ली का पांव पड़ा तो दरवाजा यहां पर खुल गया। ठीक है ना, जब दरवाजा खुला तो बिल्ली तुरंत बाहर निकली और अपने उस खाने को खा लिया। तो यहां पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होगी। जैसे बिल्ली ने कई बार घूमी अंदर, त्रुटियां उससे हुई, वो नहीं खुला। ठीक है ना, त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी मतलब जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना, यहां पर जो हो सकता है टाइपिंग कर रहा हूं। ठीक है, फिर देखेंगे दोस्तों, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, तो आप बताएंगे दोस्तों थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं। 2 नियम दिए हैं। ठीक है ना, कौन कौन से नियम दिए हैं आप यहां पर देखिएगा, मुख्य नियम दिया है और यहां पर गौण नियम दिए हैं। ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं। ठीक है ना, तो आप यहां पर बताएंगे कि थॉर्नडाइक जी ने 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। चलिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि प्राथमिक नियम जो प्राइमरी लॉ है, ठीक है, उसमें कौन कौन से नियम आते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, चलिए यहां पर देखते हैं दोस्तों, अभ्यास का नियम सबसे पहले दिया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है ना, अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज्यादा ही सीखेंगे। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको अच्छे से यहां पर देख सकते हैं। अगर ये बच्चा यहां पर कोई टेबल यहां पर मतलब लिख रहा है, ठीक है ना, यहां पर कोई भी टेबल लिखने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए शुरू में इसने कहीं पर त्रुटि की, ठीक है, लेकिन अगर ये बार बार अगर इस टेबल को यहां पर लिखेगा तो ये हो सकता है कि एक बार में एक समय ऐसा आएगा कि ये टेबल को अच्छे तरीके से लिख पाएगा और यहां पर इसके द्वारा कोई भी त्रुटि यहां पर नहीं होगी। तो दोस्तों अभ्यास का नियम यही कहता है कि यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितनी बार अभ्यास करेंगे, ठीक है ना, उसे उतना ही ज्यादा ही सीखेंगे। ठीक है ना, देखिए अभी जब कल की वीडियो हमने आपको पढ़ाया है, इसमें जो हार्वर्ड गार्डनर जी हैं उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, उसमें यहां पर दिखा होगा दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग आता है। ठीक है ना, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि जब हम किसी कार्य को अपने हाथ से करते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी कार्य को अपने हाथ से करते हैं तो दोस्तों हम उससे काफी अच्छा सीख पाते हैं। त्रुटि तो होती है, ठीक है ना, जैसा कि थॉर्नडाइक जी ने बोला, जैसा कि यहाँ पर थॉर्नडाइक जी ने बोला है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो त्रुटि अवश्य होती है, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हमसे कोई त्रुटि नहीं होती, हम उस कार्य को स्मूथली कर पाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितनी बार अभ्यास करते हैं हम उसमें उतना ही ज्यादा अच्छा सीख पाते हैं, उसमें हम एकदम निपुण हो जाते हैं, एक ही मान के चलिएगा। ठीक है ना, उसमें मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तत्परता का नियम। ठीक है ना, उसके बाद में तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ, यहाँ पर देखिएगा रेडीनेस। ठीक है ना, रेडीनेस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तत्परता का नियम में क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। यह नियम क्या बताता है इसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितना तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीख पाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों। तत्परता का नियम दोस्तों आप यहां पर देखिएगा, अगर आप टीचर बन जाते हैं कल के दिन को, ठीक है, अगर आपके अंदर पढ़ाने की जिज्ञासा काफी है, ठीक है ना, आप बच्चे को घर से निकले तैयार होकर के और जाते हैं क्लासरूम में और आप पढ़ाना चालू कर देते हैं, ठीक है ना, काफी अच्छी एनर्जी के साथ, लेकिन जो आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं अगर वो दोस्तों उस मूड से नहीं आए जिस मूड से आप पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो हमेशा खेलने की दिशा में या फिर एक दूसरे से बात कर रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, अगर उनका मूड बिल्कुल भी नहीं है, वो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, सीख नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, अगर वो भी आप ही की तरह एक्टिव हैं, ठीक है, और वो काफी एक्टिव तरीके से आए हैं दोस्तों, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है उन चीजों को जानने की, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, ये नियम यहां पर कार्य करता है कि तत्परता का नियम क्या है। तत्परता का
नियम यही बताता है कि हमें जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी किसी चीज को जानने की, हम उस चीज को उतना ही जल्दी क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, या फिर उस चीज को हम देख पाएंगे, उस चीज को अच्छे से मतलब जो है उसको अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है ना। यहां पर ये चीज बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देखते हैं प्रभाव का नियम, ठीक है। यहां पर आप प्रभाव का नियम देखते हैं दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यहां पर लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना, यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर देखेंगे दोस्तों, यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो, ठीक है ना। इन चीजों को आपको अच्छे से यहां पर मार्क करना होगा ताकि आपकी नजर जो है यहां पर जाए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, यह नियम यह बताता है कि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, ठीक है ना। आप ज्यादा जल्दी उस चीज को सीख पाते हैं, ठीक है। यदि सीखना असंतोषजनक है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप मेरे पढ़ाए हुए या मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से आप संतुष्ट नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहां पर यही चीज बताई गई है कि अगर असंतोषजनक होता है, ठीक है, अगर आप ये मान के चलें कि मैं अच्छा से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप इस चीज से नहीं सीख पाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। आप कम तरीके से सीख पाएंगे। आप वीडियो वॉच तो कर रहे हो, लेकिन वॉच ही केवल कर रहे हो और उससे केवल ये मान के चलिएगा 20 या फिर 30% ही आप इससे अगर गेन कर पा रहे हो, असंतोषजनक तरीके से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो आप यहां पर बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल कम सीख पाएंगे, ठीक है ना। मतलब कम सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना सीख पाएं, कम सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, या फिर आप अपने द्वारा दिए गए किसी ज्ञान को जिसको भी आप ये ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, वो उस चीज से सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ आप जो बोल रहे हो, जो आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो बिल्कुल एक्चुअल में वही है, अगर वह सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है दोस्तों, यहां पर वो काफी अच्छी तरीके से उस चीज को अडॉप्ट कर पाता है, उसको अच्छी तरीके से सीख पाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। यह नियम यह बताता है कि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यानी कि काफी अच्छे तरीके से काफी जल्दी उस चीज को आप सीख जाते हैं, ठीक है। यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है तो सीखना असंभव हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज इधर आ गई है, तो आप इसको देखिएगा। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है, ठीक है ना। जो कि दोस्तों पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन दंड हम आज के समय में किसी भी बच्चे को नहीं दे सकते, ठीक है। इस चीज को आप यहां पर मान के चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहां पर गौण नियम, ठीक है ना। गौण नियम देखते हैं आप, जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, दो गौण नियम दिए थे ना, कौन कौन से नियम थे वो उस चीज को हम यहां पर देखेंगे। गौण नियम जो भी थे, सेकेंडरी लॉज, ठीक है। यहां पर आप देखते हैं दोस्तों बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। बहुप्रतिक्रिया के नियम के बारे में आप यहां पर देखिएगा। बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उनके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। इस चीज को देखिए, बहुप्रतिक्रिया का नियम दोस्तों, हम अगर किसी कार्य को, वही चीज है, अगर हम किसी कार्य को एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, हो सकता है उस तरीके से जब हम कर रहे हैं उस कार्य को, वो सही प्रॉपर टाइम में या फिर एक कुछ समय में वे कार्य नहीं ना हो पाए, ठीक है ना। लेकिन हम दोस्तों इस चीज के बारे में यहां पर देखिएगा, लेकिन जब हम उस कार्य को करते हैं दोस्तों तो किसी दूसरी विधि द्वारा, है ना, जब हम उस कार्य को किसी दूसरी विधि द्वारा करते हैं, वह कार्य आसानी और कम समय में हो जाता है, तो हम दोस्तों ये सीख पाते हैं कि इस विधि से ना करके हमें इस विधि से इस कार्य को करना चाहिए। तब हम उस कंडीशन में दोस्तों औरों को भी, जब हम किसी से उस कार्य के लिए बताते हैं, तो उसको भी हम यही बताते हैं कि आप जो है इस कार्य को इस विधि के द्वारा कीजिएगा, क्योंकि इस विधि से हमने इस कार्य को इतने समय में कंप्लीट कर लिया है। तो यही दोस्तों इस गौण नियम में बताने की कोशिश की गई है, बहुप्रतिक्रिया के नियम में यही बताने की कोशिश की गई है कि इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं करते हैं, ठीक है ना, एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि बिल्ली पिंजरे में बंद थी दोस्तों और बाहर उसका जो है उद्दीपक रखा गया था, है ना, और बिल्ली अंदर छटपटा रही थी कि मैं कैसे इस तरीके से खाना खाऊं, मैं कैसे इस खाने को प्राप्त कर सकूं ताकि मेरी भूख मिट जाए। लेकिन जब वो काफी बार इधर उधर उछली, उसका पैर अचानक से उस पर जो है पड़ गया, ठीक है, तो उसने अचानक से जाके जब उस पर पैर पड़ा लीवर पर, उसने जाके खाना खा लिया, ठीक है। लेकिन वही बिल्ली को अगर हम 3-4 बार अंदर उस पिंजरे में रख देते हैं, तो वे बिल्ली क्या करेगी दोस्तों, फिर छटपटाएगी नहीं, वो फिर जाएगी उस लीवर पर पैर रखेगी, तुरंत बाहर निकलेगी, खाना खा लेगी, ठीक है ना। तो इस चीज से ये यहाँ पर मालूम होता है, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम यहां पर देखेंगे दोस्तों, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा इस चीज को, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आंशिक क्रिया का नियम किसने दिया है, तो यहां पर ये थॉर्नडाइक ने दिया है, ये गौण नियम में आता है, ठीक है ना। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना होगा। इस नियम के अनुसार हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है दोस्तों। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आई, ठीक है ना, एक काफी बड़ी चुनौती आपके सामने आई है। अगर आप उस चुनौती के लिए आप दोस्तों छोटी छोटी योजनाएं बनाएंगे कि पहले हमें ये कार्य ऐसे करना है, ठीक है ना, जब ये कार्य हो जाएगा तब हम दूसरा इस तरीके से कार्य करेंगे, उसके बाद में हम ये वाला कार्य करेंगे, ठीक है, और अंत में फाइनल स्टेज में हम उस कार्य को इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर यही कहा गया है, अगर आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आती है, कोई आपके सामने समस्या आती है, तो हम उसको दोस्तों छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम उस चुनौती को दोस्तों आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर कहा गया है दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम। दोस्तों इस तरीके की अगर आप अप्रोच करते हैं उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, तो वहां पर दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम लागू हो जाता है। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं और फिर यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है, यानी कि आसानी तरीके से हम उस कार्य को कर पाते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पर आत्मीकरण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ असिमुलेशन, ठीक है। इस नियम के अनुसार हम जीवन, ठीक है, मतलब इस नियम के अनुसार हम नवीन यानी कि नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे
अधिक सुगम और सरल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ काफी अच्छा जो है आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई। ये दो इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इन दोनों इमेज को देखिए, जब आप बच्चे थे तो आपने क्या किया दोस्तों, साइकिल चलानी सीखी, चाहे आपने किसी भी तरीके से सीखा, आपने मान लीजिए शुरू में साइकिल चलानी सीख ली, लेकिन उसके बाद आप दोस्तों मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, तो दोस्तों क्या आप ही बताइए, क्या आप डायरेक्ट आपने साइकिल नहीं चलाई और डायरेक्ट आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने स्टार्टिंग में मोटरसाइकिल चलाई है तो आपको हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन अगर आपने शुरुआत में जब आप बच्चे थे तब आपने अगर साइकिल चलाई है तो आप दोस्तों अगर मोटरसाइकिल चलाएं फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो आपको उतनी कठिनाई नहीं होगी। आपको पता है कि आपको किस तरीके से आपको ब्रेक लगाना है, किस तरीके से उसका बैलेंस बनाना है, क्योंकि आप ये ऑलरेडी सीख चुके हैं जब आप बच्चे थे, ठीक है ना। आपने दोस्तों साइकिल चलाना सीखा है, आपने जो एफर्ट किया है आपके बचपन में वो आपके कॉन्शियस माइंड में दोस्तों बैठ चुका है, ठीक है ना। तो आप दोस्तों अगर आप अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं तो आप जल्दी से उस चीज को कनेक्ट कर पाते हैं और जल्दी से उस चीज को आप सीख पाते हैं। वही चीज यहां पर दोस्तों आपको बताई गई है, दिखाई गई है, ठीक है। आत्मीकरण का नियम दोस्तों इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम अपने नए ज्ञान को, ठीक है ना, जो नया ज्ञान ये है दोस्तों, ठीक है ना, मोटरसाइकिल चलाना, अपने पूर्व ज्ञान यानी कि साइकिल चलाने के साथ जोड़कर स्थायी बना लेते हैं, ठीक है ना। इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है दोस्तों। जब आप अपने नए ज्ञान को यानी कि इस वाले ज्ञान से जोड़ करके देखते हैं ना दोस्तों, ये काफी अच्छा सरल हो जाता है पूर्व ज्ञान से जब हम जोड़ के देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आप इसको दोस्तों अच्छी तरीके से यहां पर समझ गए होंगे। फिर देखते हैं दोस्तों यहां पर 4 नंबर पे क्या है दोस्तों, मनोवृत्ति यानी कि अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ, यहां पर देखेंगे आप डिस्पोजिशन, ठीक है ना। इसमें दोस्तों यहां पर कहा गया है, यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। दोस्तों यहां पर इस चीज को देखा गया है, अच्छी तरीके से इसको देखिएगा, आप भी दोस्तों इस चीज को महसूस करते होंगे, ठीक है ना। इसमें यही कहा है कि अगर हम अपने मनोदशा में दोस्तों किसी के लिए अगर हम पॉजिटिविटी बना लेते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिविटी अगर हम बना लेते हैं तो उस कार्य को हम जल्दी से सीख पाते हैं, ठीक है। अगर हम मन में ये धारणा बना ले कि ये काम तो यार सही नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, हमारा मन ही नहीं लगेगा उस कार्य को करने के लिए, ठीक है, और हम उसको सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि अगर आप किसी चीज को, ठीक है, यहां पर यही बताता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर पॉजिटिविटी होना जरूरी है। अगर पॉजिटिविटी है तो हम उस कार्य को जल्दी और आसान तरीके से सीख पाएंगे। अगर पॉजिटिविटी नहीं है किसी कार्य को लेकर के, अगर निगेटिव थॉट है, तो हम उस कार्य को ना तो हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे और ना ही हम उससे जो आउटपुट पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है ना ही वो हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो यही चीज है कि आप दोस्तों किसी चीज को अगर सीखते हैं तो एक अपने मन में पॉजिटिविटी ला करके ही उस कार्य को कीजिएगा, तभी आप दोस्तों उस कार्य को करने में सफल होंगे, ठीक है। इसके अंदर यही बताया गया है। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर देखते हैं दोस्तों सहचर्या क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है ना, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यहां पर देखिएगा, इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना, ठीक है ना। सहचर्या का नियम देखिए, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, ठीक है ना, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, यह नियम यही बताता है कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप उस बदली गई परिस्थिति में भी उसी प्रकार से कार्य कीजिएगा जिस प्रकार से आपने पहले किया था, ठीक है ना। सहचर्या का नियम यही बताता है कि इस नियम का अभिप्राय यह है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार से कीजिएगा, ठीक है ना, अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार से कीजिएगा जो कि आपने पहले की थी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखते हैं बच्चों के एरर एवं सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट को एरर्स के संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास या मैकेनिकल ड्रिल की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पर इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। और दोस्तों मेरा मकसद केवल आपको एक छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करा के आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कराना है, ठीक है। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मैं दोबारा से कहूँगा आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो की सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।